चलिए, तो आज से हम लोग भेदनी महाकषाय पढ़ेंगे। सुबह, अर्क, उर्वूक, अग्निमुखी, चित्रा, चित्रक, चिरबिल्व, शंखिनी, शकुलादिनी, स्वर्णचीर्णी इति 10 इमानि भेदनीयानि भवन्ति। चरक संहिता सूत्रस्थान 4th अध्याय। तो ये भेदनी महाकषाय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। भेदनी महाकषाय में पहले हम लोग भेदन देखेंगे। भेदन क्या है? तो जैसा कि सारंगधर ने कहा है, मलादिकम अबद्धम यदबद्धम वा पिंडितम वलयः भित्वा अधः पातयति भेदनम कटुका यथा। अब यहाँ पे आ रहा है मलादिकम अबद्धम यदबद्धम वा पिंडितम वलयः, यानी 3 कंडीशंस हैं। तो इसकी हम लोग पहले टीका देखेंगे। इस पर टीकाकारों ने कुछ टीकाएं लिखी हैं, तो उसको आप लोग नोट कर सकते हैं। यन्मलादिकम अबद्धम मलबद्धम वा अतएव मलई दोषैश्च कृत्वा पिंडित परिपाकात् पिंडीभूतम ईदृशम मलादिकम भित्वा स्थानात् संचाल्य अधः पातयति तद्भेदनम ज्ञातव्यम इति शेषः। आप जो टीका लिख रहे हैं, यह आयुर्वेद दीपिका की टीका है। आगे इसी में और बढ़ाते हुए, बद्धम विबद्धम शुष्कम ग्रथितम च तत्र शुष्कम पुरीश विषयम ग्रथितम दोष आदीनाम तथा अबद्धम अपि द्विविधम एकम द्रवरूपम पुरीश विषयम तंत्रम एकम मलादिकम इति। मलो अत्र दोषः आदि ग्रहणात् रूक्ष दूषित आदिनाम अपि ग्रहणम। अब जो है गूढ़ार्थ दीपिका टीका से लिया गया, हम लोग वो लिखेंगे। यद द्रव्यम अबद्धम मलादिकम पिंडितैः पिंडीभूतैः मलैः बद्धम वा भित्वा अधः पातयत् यत् तद् भेदनम। इस प्रकार से इस सारंगधर के द्वारा जो भेदन की परिभाषा बताई गई है, उस पर कई सारी टीकाएँ यहाँ पे उद्धृत की जा रही हैं। हम लोग इसी को समझेंगे कि ये सब क्या है, कैसे। 3 चीज़ें आप देख रहे हैं, मलादिकम अबद्धम यदबद्धम वा पिंडितम मलयः भित्वा अधः पातयति भेदनम कटुका यथा। अब देखिए, यहाँ मलादिकम है। जो पहला शब्द है मलादिकम, तो उसको आचार्यों ने लिखा है मलो अत्र दोषः आदि ग्रहणात्। ठीक है। यहाँ पे मल आदिकम है, केवल मल नहीं है। और मल में भी मल का अर्थ केवल पुरीष नहीं है। शरीर के धातुओं के जितने भी मल होते हैं और जो भी स्थिर हो करके मलिनता पैदा करते हैं, तो वो चाहे दोष हो, धातु हो, या किसी धातु के मल हो, या पुरीष हो, या मूत्र हो, ये सभी। इसीलिए वहाँ पे मलादिकम से दोष आदि ग्रहणात्, यानी कि दोषों का भी ग्रहण करना चाहिए और दोषों के अलावा धातुओं के जो मल हैं उनका भी ग्रहण करना चाहिए
और पुरीस का भी ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे फिर बताया है कि कहाँ पे पुरीस का ग्रहण करना चाहिए और कहाँ पे मल से अन्य मलों का ग्रहण करना चाहिए और कहाँ पे दोषों का ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें समझना है, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा है कि तत्र शुष्कम पुरीस विषयम, जो शुष्क होकर के शुष्क हो जाते हैं मल, वो पुरीस के लिए आएगा। सूख गया तो पुरीस सूख गया। तत्र शुष्कम पुरीस विषयम ग्रथितम दोष आदि नाम तथा। और ग्रथित शब्द जहाँ आ रहा है उसका मतलब है कि दोष आदि से ग्रथित, गूंथा हुआ, जैसे धागे से गूंथा हुआ। यानी जब दो चीज़ें आपस में मिल जाएं या दो से अधिक चीज़ें आपस में मिल जाएं तब वो ग्रथित होता है। ठीक है ना? लेकिन एक ही कोई मल है और वो शुष्क हो जाए तो वहाँ पे पुरीस के लिए विशेष रूप से शुष्कता, लेकिन अन्य मल में भी जो शुष्क होकर पिंडीभूत हो जाए वो सब कुछ, इसलिए यहाँ पे पुरीस शब्द अलग से नहीं दिए गए, है ना? तो जितने मल हैं ये शुष्क हो करके उसमें पुरीस भी आता है, वो पिंडीभूत होते हैं। ठीक है, ग्रथित होने की जहाँ कंडीशन आएगी वहाँ दोषों से ग्रथित होना है, यानी कि एक चीज में दूसरी चीज घुसी हुई है। अब आइए हम लोग समझें, एक तो है मलादिकम अबद्धम। अबद्धम का मतलब जो किसी से तो नहीं बंधे हैं। ठीक है, किसी से क्या मतलब है? यानी जो किसी स्रोत या आशय से बंधे नहीं हैं परंतु किसी दोष या धातु से बद्ध हैं, तो ऐसे मलों को हम अबद्ध कहेंगे। ठीक है, जो किसी स्रोत से नहीं बंधे हैं, किसी आशय से नहीं बंधे हैं, लेकिन दोषों से या धातुओं से बंधे हुए हैं, तो मलादिकम अबद्धम। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन आती है यद बद्धम वा, जो मल दोष या धातु से बद्ध होने के साथ साथ स्रोतस या आशय से भी बद्ध हो। एक तो अबद्ध, दूसरे बद्ध। ठीक है, मलादिकम अबद्धम यदबद्धम वा पिंडितम मले, तीन कंडीशन है। ठीक है, तो अबद्ध क्या है? जो किसी स्रोतस से या आशय से तो बंधा हुआ नहीं है, ठीक है, परंतु वो किसी दोष या धातु से बंधा हुआ हो सकता है या उसमें दोष या धातु संयुक्त हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ ग्रथित मल एक तरीके से, क्योंकि ये दोष से अथवा धातु से बंधा हुआ है। ठीक है कि नहीं? दूसरा है यद बद्धम वा, जो बद्ध है, और वो किससे बद्ध है? किसी स्रोतस से बद्ध है अथवा किसी आशय से बद्ध है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि वो किसी दोष से या धातु से बद्ध हो, कोई भी मल हो सकता है जो अपने स्रोतस से या किसी अन्य स्रोतस से बंधा हुआ है। आप समझ पा रहे हैं? इसमें जरूरी नहीं है कि मल जो है वो दूसरे दोषों से या धातुओं से बंधा हुआ हो। बद्ध होने के लिए कंडीशन क्या है? वो किसी स्रोत अथवा आशय से बंधा होना चाहिए। साथ में अगर दोषों से बंधा है तो कोई बुराई नहीं है, वो हो सकता है, लेकिन उसे किसी न किसी स्रोत से या आशय से बंधा होना चाहिए। ठीक है, तो वो बद्ध मल कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर तीसरी कंडीशन, जो मल शुष्क हो गए, सूख गए, वो है पिंडीभूत, पिंडितम मलई। जब तक शुष्कता नहीं होगी तब तक सघनता नहीं आएगी। ठीक है, सघन होके पिंडीभूत हुआ करता है। तो जब मल जो है सूख जाए, शुष्क हो जाए, वायु के कारण शुष्क हो जाए, ऐसे में वो सघन होकर के पिंडीभूत हो गए हैं, तो ऐसे मलों को हम कहते हैं पिंडित मल। तो तीन कंडीशनें आपने देखी। एक तो वो जो किसी स्रोत से या आशय से तो नहीं बंधे हैं परंतु वो किसी दोष या धातु से संयुक्त हैं। ठीक है, दोष उसमें मिले हुए हैं या धातुएं उसमें मिली हुई है, किसमें? मल में। ठीक है, तो दोष और धातुओं का संबंध जब मल से होता है, यानी मल जब दोष धातु से पृथक ना हो रहे हो,
तो ये कंडीशन है अबद्ध मल की। जी। ठीक है। और यही मल यदि किसी आशय या किसी स्रोतस से बंधे हुए हों, चिपके हुए हों, ठीक है, अब इनमें चाहे तो दोष संयुक्त हों, धातु संयुक्त हों या ना हो, यस, लेकिन उन्हें किसी आशय या स्रोतस से बंधा हुआ होना जरूरी है, तब ऐसे मल कहलाएंगे बद्ध मल। अब तीसरे प्रकार के मल वो होते हैं जो सूख गए हैं, इसलिए पिंडीभूत हो गए तो बड़े आकार को प्राप्त हो गए, यस सर, और इसकी वजह से वो कहीं पे रुके हुए हैं, बंधे नहीं हैं, वो स्थिर हैं, कहीं पे रुक गए हैं, बड़ा आकार है इसलिए स्रोतों से नहीं निकल पा रहे हैं, तो बिना किसी स्रोतस या आशय से बंधे हुए ही वो कहीं पे रुके हुए हैं। समझ पा रहे हैं? Yes. जैसे पथरी होती है तो वो शरीर में बंधी नहीं रहती, बट रुकी रहती है, ठीक है, तो ऐसे मल क्या कहलाएंगे? पिंडित मल कहलाएंगे, ठीक है। यस सर, तो इस तरीके से 3 कंडीशंस हैं जिसमें मलों को हमें भेदन करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो अबद्ध हैं उनका भेदन क्यों करना है? क्योंकि वो दोष या धातु से संयुक्त हैं, तो उनके बंधनों को हमें तोड़ना है, ठीक है। यस, वो ठीक है किसी स्रोतस से या आशय से बंधे हुए नहीं है, परंतु वो किसी दोष या धातु से तो बंधे हुए हैं ना, यस, इसलिए उनको दोषों से पृथक करना या धातुओं से पृथक करना, और पृथक करने के लिए हमें भेदन करना पड़ता है, ठीक है। यस, तो ऐसी कंडीशन में भेदन की आवश्यकता है। इसके अलावा यदि कोई मल वो किसी आशय से बंधा हुआ है अथवा किसी स्रोतस से बंधा हुआ है, तो फिर हमें उस आशय या स्रोतस से भी उसे पृथक करना पड़ेगा, नहीं तो वो वहीं पे स्थिर रहेगा और मलिनता पैदा करता रहेगा। तो इसलिए जो स्रोतस के बंध हैं, जो स्रोतों से बंधे हुए हैं, चिपके हुए हैं, तो उनको भी तोड़ना है, इसलिए वहां भी भेदन करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरी कंडीशन है कि काफी सारे मल थे, वो धीरे धीरे सघन होते गए और सघन होके एक जगह पर पिंडीभूत हो गए। अब इतना बड़ा पिंड बन गया कि वो किसी स्रोतस से बाहर नहीं निकल पा रहा है, यस, तो हमें उस पिंड का भी भेदन करना पड़ेगा, जिससे वो स्रोतों से बाहर निकल जाए या मल मार्गों से बाहर निकल जाए, ठीक है ना। Yes. इसलिए तीनों में भेदन करना पड़ेगा। आपको एक बात शंका ये पहले हुई होगी कि अबद्ध मल को क्यों तोड़ना, जब अबद्ध है तो क्यों तोड़ना, लेकिन वहां पे अबद्ध कहने का तात्पर्य आचार्यों का था कि वो किसी स्रोत से अथवा किसी आशय से बंधा नहीं है, परंतु दोष या धातु से बंधा है, तो जो जहां बंधा है उसे हमें तोड़ना ही पड़ेगा, बंधन को तोड़ना है। यस, लेकिन फिर उसको अबद्ध क्यों कहा? क्योंकि बद्ध से अबद्ध को पृथक करने के लिए हमने 2 शब्द अलग से कहे। बद्ध का मतलब स्रोतों से या आशयों से बंधा होना, ठीक है। तो हमें कैसे पता चले कि मल किस कंडीशन में है? इसीलिए उसको 2 अलग अलग नामों से उसे बताया गया कि जब वो दोष धातु से बंधा होगा तो अबद्ध कहलाएगा, जब वो स्रोतस आशय से बद्ध होगा तो बद्ध कहलाएगा, और जब वो अपने में ही बंधा हुआ हो, खुद में बंधा हुआ हो, तब वो पिंडित कहलाएगा। 3 कंडीशनें समझ में आ गई कि नहीं? Yes. और चूंकि सब जगह बंधन है, इसलिए बंधन को तोड़ना ही भेदन है, ठीक है। इसीलिए तीनों क्रियाओं में हमें भेदन करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? यस, तो अब बात यह आ रही है कि तीनों में भेदन क्या सब में एक ही द्रव्य से या कैसे करना है? तो सबसे ज्यादा तीव्र भेदन द्रव्य हमको पिंडित मल में देना है। जब अत्यंत जब जो है ना आपस में बंध करके सघन हो करके पिंडभूत हो जाते हैं, तो ऐसे मलों को तोड़ने के लिए हमें अधिक तीक्ष्ण औषधि की आवश्यकता होती है। तो पिंडित अवस्था में मलों को तोड़ने के लिए ज़्यादा शक्तिशाली भेदन द्रव्य देना पड़ेगा, ठीक है। यस, उसके बाद सेकंड नंबर आता है कि अगर कोई मल किसी स्रोतस से बंधा हुआ है, तो वहाँ पे हमें मध्यम शक्ति का भेदन द्रव्य चिकित्सा में प्रयोग करना पड़ेगा। जब कोई भी मल जो है, अब यहाँ मल से तात्पर्य केवल मल नहीं है ना, मल आदि कम, ये बात आपको पहले से मालूम है, तो हम उसको मल कह रहे हैं
जो कुछ भी दोष धातु या मल कुछ भी अपना कार्य न करके स्थिर होकर के कहीं किसी को मलिन कर रहा हो तो हम उसे सबको मल कहेंगे। ठीक है। यदि वो किसी आशय से या किसी स्रोतस से बंधा हुआ है, संयुक्त हो गया है, इस वजह से स्थिर है, इस वजह से मलिनता पैदा कर रहा है, तो हम ऐसे बॉन्ड्स को, ऐसे बंधनों को तोड़ने के लिए मध्यम शक्ति के भेदन द्रव्यों का चिकित्सा में प्रयोग करेंगे। ठीक है। ठीक। इसके अलावा यदि कोई मल जो है, अब यहाँ पे अबद्ध में मल होना आवश्यक है, मल होना चाहिए और वो किसी दोष या धातु से बंधा होना चाहिए, आइदर दोषों से संयुक्त हो या धातुओं से संयुक्त हो। तब हम ऐसे मलों को दोष से पृथक करने के लिए या धातु से पृथक करने के लिए जो भेदन कर्म करते हैं उसमें अल्प बल भेदन औषधियों की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो अभी आप 3 प्रकार की कंडीशंस में 3 शक्ति वाले भेदन द्रव्यों का आपने प्रयोग समझा, यानी कि तरतम भेद से हम भेदन कारक औषधियों के बल को समझेंगे और उसी बलानुसार जैसी कंडीशन मलों की होगी हम उन्हीं के आधार पर द्रव्यों का भेदन में प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि भेदन होता कैसे है। हाँ, देखिए, जैसा कि आपका प्रश्न है, अगर स्रोतस से बंधे होंगे तो स्रोतों के जो कर्म हैं वो बाधित होंगे। ठीक है। यदि दोष धातु से बंधे होंगे, दोष से बंधे हों या धातु से बंधे होंगे, तो दोषों के कर्म मलिन होंगे या धातुओं के कर्म मलिन होंगे। ठीक है। और यदि पिंडीभूत हुए होंगे तो किसी न किसी गति का अवरोध कर रहे होंगे। तो आपको इस तरीके से तीनों में पृथक, जैसे अगर मूत्रास्मरी हो गई है ना, तो मूत्र मार्ग को अवरोधित कर रही है, तो अब क्या होगा, मूत्र की गति को अवरोध उत्पन्न होगा, मूत्र कच्छता होगी। तो हम समझ लेंगे कि यहाँ जो मल है वो पिंड के आकार में है। ठीक है ना, ऐसे। और नहीं तो फिर स्रोतस के कार्य अगर बाधित होंगे, आशय के कार्य बाधित होंगे, तो हम समझ जाएंगे कि मल यहाँ पर आशय से या स्रोतस से संयुक्त हैं, इसलिए उसके कार्य बाधित हो रहे हैं। ठीक है। और फिर बाकी दोष या धातु के कर्म मलिन हो रहे हैं, तो मल कहाँ संयुक्त हैं, दोषों से अथवा धातुओं से, इस प्रकार से समझेंगे। ठीक है। अब भेदन जो है वो 2 प्रकार से विशिष्ट रूप से होता है। एक तो हम लोग कैसे करते हैं कि उष्ण गुण दे करके जो जिसका हमें भेदन करना है उनके परमाणुओं के बीच की दूरी को बढ़ा दें। अगर हम डिस्टेंशन कर दें, एक्सटेंशन कर दें, तो परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। तो जो परमाणुओं में आकर्षण होता है, वांडर वाल फोर्सेस वगैरह, हाइड्रोजन बॉन्ड्स वगैरह, जो भी खिंचाव के बल हैं, वो परमाणुओं के दूर हो जाने से वो बल कमजोर हो जाते हैं और इस प्रकार से धीरे धीरे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, यानी बंधनों की शक्ति को कमजोर कर देते हैं और बंधन टूट जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, जब उष्मा देते हैं, उष्ण द्रव्य प्रयोग करते हैं, तो उष्मा के कारण परमाणु जो है वो दूर दूर चले जाते हैं। जैसे पहले के परमाणु के जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बाहरी ऑर्बिट्स में जाने लगते हैं, जिस ऑर्बिट में पहले से होते हैं उसको छोड़ करके हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं। तो जब हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जाने लगते हैं तो परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ने लगती है। ठीक है। इसीलिए जब परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी तो उनके अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएंगे। ठीक है। तो यानी कि हम उनको एक्सटेंड करके दूर दूर करके उनके बल को कम कर देंगे और वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है। एक ये है। दूसरा, रूक्ष और तीक्ष्ण गुण बढ़ा दें। अगर हम, जरूरी नहीं कि उष्ण हो, जैसे कुटकी जो है वो उष्ण नहीं है, वो रूक्ष है और तीक्ष्ण है, इसलिए भेदन करती है। ठीक है। तो इसमें देखिए कई सारे द्रव्य हैं जो उष्ण हैं आपके इस भेदनी महाकषाय में, लेकिन कुछ द्रव्य ऐसे भी हैं जो उष्ण नहीं है। ठीक है। तो वो फिर उष्णता से ब्रेक नहीं करते, वो रूक्ष और तीक्ष्ण गुण से जो है बॉन्ड को ब्रेक करते हैं या बंधन जो बना हुआ है उसको तोड़ते हैं। ठीक है। तो वो कैसे होता है कि रूक्षता से
आप जानते हैं आकर्षण से विपरीत परिस्थिति बनती है, यानी खिंचाव कम होता जाता है। और उसके अलावा जो तीक्ष्णता है, ये जो तीक्ष्णता है ये बहुत तेज गति करके यानी धक्का मार के, तोड़ के, सीधे हाई इंटेंसिटी एनर्जी देके जो बॉन्ड था उस पर जोर से प्रहार किया, तो प्रहार के कारण बॉन्ड ब्रेक हो गया। आप समझ पा रहे हैं? yes, कोई चीज़ अगर बंधी हुई है उस पर जोर से आप कोई चीज़ प्रहार कर दें तो वो जो बंधन है वो टूट जाएगा। तो तीक्ष्ण गुण जो है हाई इंटेंसिटी के कारण प्रहार कारक होता है। समझ में आ रही बात कि नहीं? yes, एक तो उनके बीच में आपस में वैसे ही मनमुटाव पैदा हो जाएगा, यानी रिपल्सन पैदा हो जाएगा, यानी आकर्षण की कमी हो जाएगी। इसलिए तो वो वैसे ही टूटने को तैयार बैठे थे। और साथ में हो गया तीक्ष्ण गुण। तो तीक्ष्ण गुण तो किसी भी चीज़ को तोड़ने का ही काम करता है। और वो तोड़ता कैसे है? बहुत तेज प्रहार करके। ठीक है? yes, तो इस तरीके से जैसे आप बॉटल को तोड़ना चाहें तो जोर से प्रहार करें, बॉटल टूट जाएगी, है ना। वहाँ रूक्ष गुण तो नहीं उपयोग हुआ, न उष्ण गुण उपयोग हुआ, केवल तीक्ष्ण गुण का उपयोग हुआ। ठीक है? तो जब रूक्ष और तीक्ष्ण गुण मिल जाएंगे तो भी बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो इस तरीके से इन दो कंडीशनों से फिर क्या होता है? भेदन कर्म होने लगता है। ठीक है? yes, तो अब देखिए यहाँ पे 3 फोर्सेस आपको पता चले, एक उष्णता, दूसरा रूक्षता और तीसरा तीक्ष्णता। ये तीनों अगर किसी में है तो वो महान भेदन द्रव्य होगा। ठीक है? yes, sir, अब जिसमें जो है 2 बल होंगे, बंध को तोड़ने वाले 2 बल, उष्ण तीक्ष्ण या रूक्ष तीक्ष्ण। ठीक है? yes, sir, तो फिर वो मध्यम शक्ति का भेदन द्रव्य होगा। ठीक है? yes, sir, और इनमें से केवल एक ही गुण मौजूद हो तो वो अल्प शक्ति का भेदन द्रव्य होगा। ठीक है? yes, sir, तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे। अब हमने 3 प्रकार से भेदन बताया और 3 जो है अंशांश में बल रखने वाले भेदन द्रव्य बताए। तो जब आपको अबद्ध मलों को पृथक करना हो तो आप अल्प भेदन शक्ति वाले द्रव्यों का चिकित्सा में प्रयोग करेंगे। जब आपको बद्ध मलों को पृथक करना हो तब आप मध्यम शक्ति वाले भेदन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। ठीक है? yes, sir, और जब आपको पिंडित मलों का भेदन करना हो तो आप तीक्ष्ण शक्ति वाले भेदन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं अस्मरी के मामले में तीक्ष्ण भेदन द्रव्य जैसा कि क्षार में उष्णता, रूक्षता, उष्णता, रूक्षता और तीक्ष्णता सारे गुण पाए जाएंगे। इसलिए ऐसी कंडीशन में हम क्षार देते हैं। ठीक है? या कोई अम्ल भी कई बार ऐसा काम करते हैं, भेदन का काम करते हैं। अम्ल भेदन है, ये बात आपने जो है ना अम्ल लेतस वगैरह में yes, sir, है ना पढ़ा होगा, वो भेदन कर्म करता है। yes, तो ऐसी कंडीशन में आप भेदन के द्रव्यों का प्रयोग करेंगे।